अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपने हमारी पहली ऑनलाइन क्लास की वीडियो देखी होगी, तो आज ये दूसरी वीडियो, उसमें जो बंदों के सवाल वगैरह हैं उनके हम पहले उनको कवर करेंगे। तो नवीद साहब हमारे स्टूडेंट हैं, इनका पहले भी इन्होंने क्लास दी थी आपको, आज फिर ये देंगे और इनको भी साथ साथ तजर्बा होगा कि किस तरह क्या करना है, कैसे पढ़ना है। इसलिए हम हर बंदे को मौका देते हैं। तो शुरू करते हैं ऑनलाइन क्लास जी। तो हमारे स्टूडेंट सारे आ गए हैं। तो कल किसने सवाल पूछा था जी? साकिब साहब जी। साकिब साहब माइक ऑन करें अपना। साकिब भाई। जी जी सर, मैं साथ ही हूँ। आपका क्वेश्चन क्या था? सर मेरा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे पैदा होती है। ट्रांसफार्मर में एक तरफ तो तारें लगी होती है, दूसरी तरफ से कैसे करंट निकलता है। जी सही है। तो आप किस जगह से हैं साकिब भाई इस वक्त? सऊदी सर अरब मैं किस जगह? सऊदी अरब से लाइव हूँ। रियाद से आगे 2 आदमी सिटी है, वहाँ से। अच्छा चलो आप ठीक है। अगर कोई नेट का इशू हो तो आपने ये रेड लाइट जो होती है ये आपने ऑन करनी। अगर कोई मसला हो तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको इंशाल्लाह सुबह पहुंच जाएगी। हम यूट्यूब पे ये दे देंगे या वैसे आपको पहुंच जाती है, पता है आपको। तो ये आप दें सवाल का जवाब जी इनका। बाकी भाई माइक अपने ऑफ कर लें सारे भाई। अच्छा जी भाई बिल्कुल। बताएं साकिब भाई को मुखातिब करके जरा स्पेशल यहाँ पे जरा दें, बताएं आप। तो साकिब भाई, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर हो, उससे पहले हमने ट्रांसफार्मर का तो आपने क्वेश्चन किया है। हमने जनरेटर, मोटर और इनके बुनियादी असूल के बारे में पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पे काम करते हैं। तो आपका क्वेश्चन मुझे ये समझ आया कि ट्रांसफार्मर की जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्शन तो होता नहीं है, तो पावर कैसे ट्रांसफर होती है, मुझे ये समझ आया। आपका यही सवाल है? जी सर। जी ठीक है। तो हम पहले थोड़ा पिछले लेक्चर को रिवाइज करते हैं। जैसे ये एक इंडक्टर है, मतलब कॉइल है, और ये एक गैल्वेनोमीटर है। हमने देखा था कि इसके नज़दीक अगर एक और कॉइल को रखा जाए और उसमें सप्लाई दी जाए तो इसमें क्या पैदा होता था? मकनातीसी वेव, लहरें पैदा होती थी। ऐसे ये इस तरफ को चल रही है, फर्ज करें। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में जो मकनातीसी लहरें पैदा होती हैं वो दूसरी कॉइल में पैदा हो रही है और बिजली पैदा हो रही थी। इधर हमें ये मीटर शो कर रहा था जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही थी। लेकिन ये एक बुनियादी काम है सिर्फ इसका, आपने ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में बिजली कैसे पैदा होती है। मतलब हम तो एक कॉइल को सिर्फ सप्लाई मुहैया करते हैं, तो दूसरी कॉइल से कैसे हमें सप्लाई आउटपुट पे मिलती है। तो हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ट्रांसफार्मर की जो वो वाली साइड जिधर हम सप्लाई मुहैया करते हैं उसको प्राइमरी कहते हैं, और जिससे हम सप्लाई लेते हैं लोड चलाने के लिए उस साइड को हम सेकेंडरी कहते हैं। तो इसको हम पी और एस से जाहिर कर लेते हैं। इधर हम एसी सोर्स अब लगा रहे हैं, मतलब एसी सप्लाई। इसको कोई सा भी न कर पड़े। क्या करना है इसको खत्म कर दें। क्या करना है इसको? ये लो, ये नहीं, ये एक, ये इस पे आपने कर दिया। थोड़ा सा इसको रेज करना पड़ेगा अभी। ये लॉक हो गया, इसको भी इसको जरा रेज करना पड़ेगा। चलो लगाएं, इसको बैक करें। तो इसमें हमने एक एसी सोर्स को जोड़ा हुआ है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसकी कोर होती है, उसको ऐसे जाहिर कर लेते हैं। इसको हम प्राइमरी और इसको आउटपुट वाली को सेकेंडरी कहेंगे।
ये हमारी इनपुट साइड हो गई, ये आउटपुट साइड है। ये हमने कोई भी लोड को इसके सीरीज में जोड़ दिया है। तो जैसे इनपुट पे एक साइन वेव आएगी तो उसके आपको पता होगा उसकी पोलैरिटी होती है नेगेटिव और पॉजिटिव, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। तो अगर इधर नेगेटिव साइन आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा एक हाफ में तो जो हमने पहले बैटरी लगाई थी उस कॉइल के अंदर, तो उसकी सिर्फ सीमत एक ही थी। बैटरी का करंट पॉजिटिव से मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा था चक्कर, उसमें से इधर हरकत देने से या मैग्नेट बार को हरकत देने से करंट पैदा हो रही थी। लेकिन ये एक साकन ट्रांसफार्मर है, मतलब ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल की वो डिवाइस है जो साकन होती है और इसके जो एक तरफ पावर होती है वो दूसरी तरफ वही हमें मिलती है। तो पहले आपने जब इधर नेगेटिव आएगा साइकिल और इधर पॉजिटिव होगा तो करंट इसमें से दूसरी तरफ उसी तरफ पैदा होगी उसके मुखालिफ तरफ। तो दूसरी बार जब सिग्नल आएगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने उस पहली क्लास में पढ़ा था कि जब मकनातीसी कुव्वत की सिमत तब्दील होगी तब करंट पैदा होगा। तो इसमें से हर साइकिल पर इस प्राइमरी कॉइल में मकनातीस की सिमत तब्दील होती रहती है और इसमें करंट इंड्यूस होती रहती है। तो इस तरफ हम जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, फर्ज कर हमने 50 हर्ट्ज अप्लाई किया तो इधर भी 50 हर्ट्ज ही हमें मिलेंगे। फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग आएगी इसमें सिर्फ अम्पेयर्स में और वोल्टेज में। उसके आगे फिर कई ट्रांसफार्मर की टाइप्स होती हैं, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो उस लिहाज से इसके वोल्टेज और एम्पेयर में फर्क होता है, लेकिन इसकी पावर दोनों तरफ एक जैसी होती है। सिर्फ इसमें से थोड़ी सी पावर कम होती है जो उसको एडी करंट वगैरह कहते हैं। वो आपको अभी बात समझ नहीं आएगी क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट अंडर मैट्रिक भी हैं, तो इसलिए बहुत सादा तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ ये समझने के लिए कि करंट ट्रांसफार्मर में कैसे पैदा होती है। तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं कि इंडक्शन जो है दोनों तरफ जा रही है। इसी बुनियाद पर जो इंडक्शन कुकर है, मतलब जो इंडक्शन चूल्हा है, वो भी इसी उसूल पे काम करता है। तो इसके आगे हम अब बात करेंगे कन्वर्टर कार्ड की। तो इसके बाद आगे हमने नवीद साहब को कहा कि इसका बाकी डिटेल वीडियो और कुछ एरर मैंने लिख के दिए हैं इसमें, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये देखें, ये नवीद साहब जो दिखाएं, ये पीसीबी है, ये आम डोनस में, पेल में, कैनवुड में, चेंगोग्रुबा में ये आपको आम नजर आती होगी, लिखी बनी हुई, ये लगी हुई। तो इसमें आपने जैसे मैंने बनाया है, इसमें ये देखें कॉमन ही चीजें होती हैं सारी। तो ये देखिए इस पीसीबी में ये आपके सामने नजर आपको आ रही है हमारे जो स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखें, अगर ये हिस्सा इसका जल जाए, खराब हो जाए, E5 ठीक हो गया जी। उसके बाद इसका ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर, इसके जनाब कपलर, इसका मेन माइक्रो प्रोसेसर जल जाए और ये सारे E5 और इसमें भी अगर ये देखें मैंने E5 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ये भी खराब हो जाए, अगर इधर से कोई मसला इसमें आ जाए ड्राइव का तो F1, अगर ये शॉर्ट हो जाए तब भी यहाँ पे E5 ही, ये माइक्रो प्रोसेसर की वजह से भी E5 क्योंकि डेड हो जाएगी, इसमें E5 का एरर देगी। अगर यही सेम चीजें हम ग्री में चले जाते हैं तो E6 का एरर आ जाएगा। यही सेम चीजें हम अगर हायर में चले जाते हैं तो E7 का एरर आ जाएगा, F1। ये सारे एरर वैसे ही होते हैं, सारे सेम ही होते हैं सारी चीजें। तो ये आगे जी बढ़ाएं, अपने नवीद साहब आए आगे बताएं इनको अगर तो सर ने जैसा कि आपको बताया है, कन्वर्टर का ये पीसीबी बोर्ड है, ये अल्ट्रॉन मॉडल का बोर्ड है। तो जैसे कि हमारी आज पहली क्लास है तो हमने बिगिनिंग से शुरू करना है। तो आज हम सिर्फ इसका तारुफ करेंगे कि इसमें कौन कौन से पोर्शंस हैं, मतलब किधर क्या लगा हुआ है और उसके बाद उसमें से क्या रह जाते हैं, जैसे आपको सर ने बहुत ही डिटेल से प्यार से बताया है। तो आज हम शुरू करते हैं। हम इसको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, ज़्यादा मतलब ऐसी बात नहीं करेंगे कि सब तमाम स्टूडेंट को समझ आए। लिख रहे हैं, चलो
चले। ओके करें, काम शुरू करें, करवाएं काम शुरू इनको। ठीक सर। तो ये हमारे पास पूरी किट की एक थोड़ा सा इनको पहले जरा ये बता दें कि माइक जरा थोड़ा सा ऑफ रखें मेहरबानी, माइक तो बार बार ना वो आवाज आती है, डिस्टर्बिंग पैदा शोर आ रहा है आपका, तो आपसे सवाल भी लेंगे और उनके जवाब भी देंगे। तो हम अब काम शुरू करते हैं। ये किट इस तरफ से हमारे पास जो सप्लाई देते हैं एल फेज और एन पे, तो ये जो इतना पोर्शन हमारे पास आता है इसे EFI सर्किट कहते हैं। ये सिर्फ जो पावर है, एसी सप्लाई है, उसको उसमें जो भी नॉइज वगैरह आती हैं, उनमें सर्ज करंट आती है, वोल्टेज आते हैं, उनको ये कंट्रोल करने के लिए लगाया हुआ है। और इस हिस्से में अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो E5 का एरर आता है। अगर E5 का एरर आए तो हमने इस हिस्से को चेक करना है। इसके बाद इसमें एक MOV लगा हुआ है, रिले लगी हुई है और ये इंडक्टर लगा हुआ है। ये सब मिलकर सिर्फ इसकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इधर से करंट सिर्फ हमारे पास ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में हम अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर होता क्या है, इसकी हम तारीफ करते हैं कि ये AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। इसकी 4 पिनें होती हैं, जो 2 पिनें उनके दरमियान में हम AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास इधर से 220 ही आते हैं। और इसकी जो बाहर की 2 पिनें होती हैं उन पे DC वोल्टेज आते हैं। तो इसमें एक कट का निशान है, जो कट का निशान होता है उधर पॉजिटिव वोल्टेज आते हैं। बाकी हम इसको हाईलाइट कर दें, कट का निशान हाईलाइट कर दें। ये इसमें कट का निशान लगा हुआ है। ब्रिज में जिधर भी कट का निशान होता है वो वाली उसकी ये पेन पॉजिटिव होती है और दूसरी पेन जो होती है वो नेगेटिव होती है। ये इसकी नेगेटिव है। AC का भी निशान लगा देते हैं। ये दरमियान वाली दोनों पिनें इसकी अल्टरनेटिंग करंट आता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर से बिजली DC बनने के बाद, क्योंकि उसमें रिपल्स आते हैं, उसमें वो हाफ वेव होती है, तो इसकी आउटपुट ऐसे बनेगी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था बुनियादी जनरेटर में DC में, इसकी आउटपुट भी वैसी होती है जैसे एक DC जनरेटर की आउटपुट होती है। तो इसको प्योर करने के लिए ये फिल्टर कैपेसिटर का काम करते हैं। ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर का काम फिल्टर करना है। हम इसके बारे में भी मजीद पढ़ेंगे आगे क्लासेस में कि कैपेसिटर क्या काम करते हैं। तो कैपेसिटर के आगे ये एक लगा हुआ है शॉटकी डायोड। डायोड जो होते हैं उनकी बहुत सारी किस्में होती हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ये करंट को एक तरफ से गुजरने देते हैं, दूसरी तरफ से नहीं। मतलब कि अगर इनकी पोलैरिटी पॉजिटिव की तरफ तो पॉजिटिव जाएगी, अगर नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव ही करंट इनमें से गुजरेगी। तो ये IGBT लगा हुआ है। ये टोटल जो सेक्शन है इसको पावर फैक्टर कहते हैं, पावर फैक्टर कंट्रोल, जिसमें IGBT ये एक लगा हुआ है शॉटकी डायोड और इसमें एक तो क्या चीज, तो ये जो पावर फैक्टर कंट्रोल सर्किट है, ये सामने प्लग आया हुआ तस्वीर के इसका। तो इसके पीछे ये रिएक्टर होता है और इसकी 2 टर्मिनल होते हैं। ये सीरीज में इधर लगता है। एक ये इसका PCB पे इधर दिखा दें होगा। आपको, कोई इस पे दिखा दें, ये ले हाँ जी। इस पे चेक कर लें, इस पे चेक करा लें। ये रिएक्टर की इधर 2 पिनें नजर आ रही हैं, एक ये वाली होती है, उस एक पे ये लिखा वाली। क्या होता है ये बता दें। हाँ जी, लिखे ऊपर लिखा होता है ऊपर, क्या हाँ जी, लिखा है? लिखा होता है ऊपर इसके, क्या लिखा है? L0 और L1 लिखा हाँ होता जी, है। जी। तो इसकी दोनों तारें एक ही कलर की होती हैं, वो उल्टी सीधी किधर भी लगाने इसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिएक्टर बेसिकली कार्ड के ऊपर तो नहीं लग सकता, ये बहुत वजनी होता है, मतलब ज्यादा पावर का होता है, तो ये उसके अंदर ही लगा होता है। तो उसके बाद फिर इस टोटल सर्किट को पावर फैक्टर सर्किट कहते हैं। तो जो हमारे पास फिल्टर होकर सप्लाई मिली थी वो हमें 310 वोल्ट मिलेगी। वो 310 वोल्ट कैसे होते हैं वो भी हम अगली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। इधर तो 220 वोल्ट AC मिली थी, इधर भी तकरीबन 200 वोल्ट रेक्टिफायर होने के बाद मिली, लेकिन फिल्टर होने के बाद वो हमें 310 वोल्टेज कैसे मिल गई ये हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो 310 वोल्टेज
इस पे आईपीएम पे आते हैं। ये आईपीएम या मॉड्यूल सेक्शन होता है, इंटीग्रेटेड पावर मॉड्यूल इसका मतलब होता है। तो आईपीएम की दो साइडें होती हैं, इसको पावर साइड भी कहते हैं या हाई साइड भी कहते हैं, और दूसरी तरफ जो ज़्यादा पिनें होती हैं इसको लो साइड या कंट्रोल साइड भी कहते हैं। जो पावर मॉड्यूल होता है इसके अंदर आईजीबीटी लगे होते हैं। कितने? 6 आईजीबीटी लगे होते हैं। तो 6 आईजीबीटी के गेट होते हैं, और इनको गेट से इधर से हम कंट्रोल करते हैं। इसको हम 310 वोल्टेज जो आते हैं, इधर से ये ग्राउंड आता है, ये इसकी 3 पिनें कॉमन होती हैं। इन दोनों पिनों पे 310 वोल्टेज आएंगे। यहाँ पे इसमें कर दें जरा पॉजिटिव, ये देखें, ये पॉजिटिव लगा के यहाँ से 310 वोल्ट डीसी, हाँ जी। और यहाँ से इस पे ये देखें, ये हाँ इस पे ये डेली कलर नहीं बताएगा आपको, ये लगाएंगे। हाँ जी सर, ये ये देखें, यहाँ पे ग्राउंड आता है, ये ग्राउंड आती हैं। ठीक है। इसकी आखिरी 3 पिन है, हाई साइड पे या पावर वाली साइड पे होती हैं, ये ग्राउंड होती हैं। तो इन दोनों पे 310 वोल्टेज आते हैं। तो इसको जो भी सिग्नल आते हैं उस लिहाज से ये हमें 3 फेज UVW हमें मुहैया करता है। ये इस कनेक्टर के जरिए, इस तार के जरिए कंप्रेसर को चले जाते हैं। तो उसके बाद हम अगले सेक्शन में आते हैं। ये कनेक्टर वगैरह भी बता दें सर। हाँ जी सर, सब करेंगे, बस आप शोर ना करें, सवाल बाद में लेंगे आपसे। पहले इसी की बात करते हैं। ये जो कैपेसिटर लगे होते हैं, ये हाई साइड की तरफ से लो साइड को फीडबैक मुहैया करते हैं। मगर अगर मसलन अगर कोई इसमें खराबी हो, कोई डिस्टॉर्शन हो, कोई चीज़ हो जाए, तो ये उस लिहाज से इसको अपने आप को खुद ही कंट्रोल करता है, सेट करता है। तो हमने इधर से इस तरफ हो गए। अब हम बात करेंगे डीसी ब्लॉकर यूज होते हैं ये 3। हाँ जी सर, वो हम अगली क्लासेस में बताएंगे कि ये एसी पे कैसे काम करते हैं और डीसी पे कैसे काम करते हैं। तो ये डीसी के लिए ब्लॉक का काम करता है और एसी को ये गुजरने देता है। और अब अगला फिर हम इसके सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। आगे बताएंगे। तो आगे ये SMPS सेक्शन है, या फिर लो वोल्टेज स्विच मोड हाईलाइट कर दें, कोई मसला नहीं, हाईलाइट करके बता दिया करें, उनको पता चल जाए, कोई मसला नहीं। उनको क्या मसला है इसमें, ब्लैक लगा लें, कोई और लगा रेड लगा लें, कोई मसला नहीं, जिसमें जरा आवाज है। लिखते हैं SMPS। ये SMPS या इसको लो वोल्टेज पावर सप्लाई कहते हैं। ये जो इसमें IC लगा होता है, इसमें IC मेरे ख्याल 18 नंबर लिखा हुआ है। तो ये इसका पावर IC होता है। इधर से इसमें से फिल्टर में से सप्लाई आती है, जो कि ये हमें चॉपर पे मुहैया करती है। इसमें चॉपर लगा हुआ है। इस वीडियो को शुरू में हमने बात की थी ट्रांसफार्मर की। ये वैसे ही काम करता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि उस ट्रांसफार्मर को AC सप्लाई मिलती है, लेकिन इसको हम DC सप्लाई को कन्वर्ट करके उसकी फ्रिक्वेंसी को हाई करके ये इसको मुहैया करता है, और ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। इसकी जगह पे अगर सादा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता तो वो काफ़ी साइज में बड़ा भी होता था, वजनी भी होता और महंगा भी पड़ता। इस वजह से ये चॉपर ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोगों ने अगर चार्जर, मोबाइल के चार्जर में देखा होता तो बहुत छोटा सा लगा होता है। अगर वो ना हो, अपने कोई पुराने चार्जर देखे होंगे तो उसमें काफ़ी वजनी और हैवी किस्म का ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि महंगा पड़ता था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जदीद होती जाती है, वैसे वैसे चीज़ें छोटी और हाई पावर की बनती जाती है, आपको पता ही है। तो इसका जो आउटपुट होगी उसको प्योर DC करने के लिए जो इधर हम यूज करेंगे डायोड, वो फास्ट रिकवरी डायोड होगा। जो हमने इधर AC सप्लाई मुहैया करके DC हासिल की थी, ये सादा डायोड आयन डायोड होते हैं। लेकिन जो इधर होते हैं ये फास्ट रिकवरी डायोड होते हैं। फास्ट रिकवरी डायोड और सादा जो आयन डायोड है उसके बारे में हम मजीद अगली क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो सादा डायोड होते हैं उनको वो लो फ्रिक्वेंसी और हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, लेकिन फास्ट रिकवरी डायोड हाई फ्रिक्वेंसी और लो वोल्टेज के लिए बनाया जाता है। ये एक दूसरे की जगह पे भी नहीं लग सकते, क्योंकि ये गर्म होना या कोई भी मसला देंगे। तो ये वाला इसका सेक्शन है। अगर इसमें कोई चीज़ खराब हो जाए, जैसे इसमें डायोड लगे हुए हैं, SMD रेजिस्टेंस लगी, अगर ये कोई ओपन हो जाए तो E5 का एरर आएगा, जो कि इस हिस्से में होगा। जो इसकी आउटपुट होती है, जी सर, जी करें बताएं। इसकी आउटपुट पे हमें अपने अपने कार्ड के और मॉडल के हिसाब से मुख्तलिफ सप्लाइयाँ मिलेंगी। जैसे 15 वोल्ट होगी, किसी में 12 होगी,
किसी में 18 वोल्ट भी हो सकती है, 5 होगी, 3 वोल्टेज होगी, कुछ भी। लेकिन ये वजाहत कर दें इनको, इसको कितने वोल्टेज, इसको कितने वोल्टेज। हाँ जी, वो हम कंफर्म इस तरफ से आएंगे ना, हाँ, फिर बात करते हैं। तो इसके मुख्तलिफ वोल्टेज मिलते हैं हमें, जिस लिहाज से कोई सर्किट कंपनी ने डिजाइन किया होता है। ये अल्ट्रॉन की किट है, तो इसमें 15 वोल्टेज और 5 वोल्टेज की स्ट्रिप निकलती है। किसी में 24 भी हो सकते हैं, किसी में 18 वोल्टेज भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ वोल्टेज होते हैं। और इसको तो सप्लाई इधर से मिल गई थी, लेकिन कोई हायर कंपनी का या किसी और की किट है तो उसको इधर से डीसी 220 वोल्ट डायरेक्ट भी मिलते हैं, और वो उसी लिहाज से काम करते हैं। उनका ब्रिज अलग लगा होता है, इसका बड़ा ब्रिज अलग लगा होता है। और जो एक मिनट चीज ये देखें, हमने ये वीडियो आपको बना के दी है, तो हमने इसलिए बनाता हूं मैं वीडियो ये कि आप काम सीखिए, ऑनलाइन क्लास है हमारी, लेकिन नवीद साहब को हमारे स्टूडेंट हैं, तो हम इसलिए कि इनको आपको पता चल जाए कि ये स्टूडेंट हमारे कितने किस तरह लिहाज से तैयार हुए हैं और किस तरह काम करेंगे ये, और इनकी हौसला अफजाई भी हो जाती है, और आपका साथ आपको ये भी पता चलता है कि काम हम किस तरह करवाते हैं। तो ये नवीद साहब और बताएं कोई चीज इनको। तो क्लासेस की ऐसा ऐसा होती है क्लासेस, जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी आपकी, आपको एक एक चीज बताई जाएगी। ये इनके बाद कॉल स्टूडेंट, उनको हम देंगे मौका कि वो आपको सिखाएं, बताएं, सिखाएं, ताकि इनका भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए, आपको भी समझ आ जाए, इनको भी समझ आ जाए। बाकी जब मेन पे काम जाएगा तो मैं आपको खुद ही कराऊंगा, लेकिन अब हमारे स्टूडेंट जो है इनको हम मौका देंगे कि आपको आपके सामने आके अब बताएं, जरा इनको भी पता चले और आपको भी समझ आए। और चीज बताएं जी सर। जी सर, मैं स्विच मोड पावर सप्लाई पे बात कर रहा था। तो इसके मुख्तलिफ वोल्टेज मिलते हैं, कार्ड के अपने यूजिंग के लिहाज से ही मिलते हैं। जैसे इसमें फर्ज करें ये 5 वोल्ट मिले हैं, तो ये जो इसमें लगा हुआ है कंपोनेंट, ये इसमें 7805 लगा हुआ है, जो कि एक वोल्टेज रेगुलेटर है। इसको हम 8 वोल्टेज मुहैया करेंगे तो ये हमें 5 वोल्ट देगा। तो इसी 5 वोल्ट में से हम कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगाकर इसको प्योर 3.3 करके ये मेन आईसी को देते हैं। मेन आईसी मतलब माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं। तो इसमें से और भी हमें 15 वोल्टेज क्योंकि दूसरे आते हैं, तो कुछ जो होते हैं कार्ड उनमें रेजिस्टेंस लगी थी, उसमें किसी और, लेकिन इसमें डायोड लगाकर उनको 12 वोल्टेज करके ये रिले को ऑन किया गया है। ये 2003 आईसी लगा हुआ है, बता दें इनको जरा। इन पे आते हैं सर नीचे अभी। तो ये हमारा पावर सप्लाई का मॉड्यूल होगा, क्योंकि इसको जितने भी वोल्टेज मिलेंगे, जैसे ये आईपीएम है, इसको 15 वोल्टेज वो भी इधर से आएंगे। हमने पावर फैक्टर की बात की थी, ये जो आईजीपीटी है इसके गेट पर 15 वोल्टेज आएंगे इसको ऑन ऑफ करने के लिए, तो वो भी इसी एसएमपीएस में से ही आएंगे। लेकिन जो इसको कंट्रोल करेगा वो हमारा मेन आईसी माइक्रो प्रोसेसर ही कंट्रोल करेगा। उसने कब कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो इसमें प्रोग्राम बना होता है। लेकिन ये हम इस पे फिर बात कर लेते हैं। ये पावर फैक्टर क्या करता है, जब वोल्टेज इधर कम हो रहे हो या कंप्रेसर लोड पे चल रहा हो, आपको पता होगा जैसे मोटर होती है उस चलती है, लोड पे होती है, तो वो अपने घरों की बिजली को भी थोड़ा सा डाउन करती है। जो बल्ब वगैरह चल रहे होते हैं उनमें भी थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाती है, सर्ज आ जाती है। तो जो इसके कार्ड के अंदर से सर्ज जाएगी, उसको पूरा करने के लिए पावर फैक्टर सर्किट हमें वो काम देगा। तो हम अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर और आईसीज में फर्क ये होता है, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये एक इंसान के ब्रेन की तरह काम करता है। इसको मुख्तलिफ वैल्यूज मिलती हैं, चाहे वो सेंसर के जरिए हों, चाहे इसमें किसी और आईसी के जरिए कोई वैल्यूज आ रही हैं। तो ये अपने एक जैसे इंसान दिमाग से सोचता है, वैसे ये सोचकर इस पूरे निज़ाम को चलाता है। जो आम आईसी होता है उसको सिर्फ एक वैल्यू मुहैया की जाती है और उसकी आउटपुट फिक्स होती है। वो अपने लिहाज से इतनी चेंजिंग नहीं करता जितनी ये माइक्रो प्रोसेसर करता है। माइक्रो प्रोसेसर कितने वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, कितने कितने पे? ये सब 3.3 पे वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, या उससे कम भी नहीं, 3.3 और 5 वोल्टेज पे। 5 वोल्टेज पे। ये याद रखनी है बात, आपने नोट कर लें। 3.3 और 5 वोल्ट पे माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट किए जाते हैं। उसके बाद ये जो आपका आईपीएम है ये 15 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। तो आज का क्लास यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं। तो लिहाजा ये देख लें आपके, आपको हमने आज सारा इसकी डिटेल नवीस भाई ने बताई है, समझाई है आपको, क्योंकि ये पहली क्लास थी इस तरह, क्योंकि इनके लिए मैंने पहले बताया कि इनकी ये ट्रेनिंग है, तो ये भी ट्रेनिंग है इनकी होती है ताकि इनको समझ आए और हमें पता चले और आपको पता चले कि इन्होंने क्या कुछ सीखा है और ये किस हिसाब से ये काम आइंदा जाके कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाता है।
तो कल की क्लास में इंशाल्लाह आगे कल की क्या पढ़ाना जी? कल हम सर इसके जो मजीद पोर्शन या जो इसके हिस्से रहते हैं उनके बारे में फिर ऐसी तफसील से बताएंगे, और आज की क्लास हम खत्म तो करते हैं। बकायदा इसमें फिर ऐसा ऐसा जैसे उन्होंने क्लास ली है ऑनलाइन, लोगों को पता है, फिर हम इसका कंपोनेंट का चेकिंग का तरीकाकार, इसको लगाने का मुकम्मल आपको डिटेल देंगे। लेकिन ये एक दो पहली क्लासेस होती हैं, जरा आप इसको जरूर लें, देखें, ताकि आस्ता आस्ता आपको इन चीज़ों की समझ आती रहेगी, फिर आस्ता आस्ता हम आगे जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे कि आपको पता है 1 घंटा हम देते हैं आपको क्लासेस से पहले, तो उसमें आप हर चीज़ पूछा करें। लेकिन इस वक्त ऑनलाइन मेहरबानी आपकी कि आप माइक ऑन ना किया करें, ना बैल दिया करें इसके बाद, क्योंकि क्लास में बड़ा डिस्टर्बिंग पैदा होती है। शुक्रिया जी, इसके साथ ही खुदा हाफिज।